बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के हवाले से बताया गया है सैफ्रॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। एज़ यूजुअल, प्रिपेयर SIL's प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2026 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। Saffron Industries Limited is engaged in the manufacturing and sale of a single product. The following information has been extracted from the SIL's records for the year ended 28 February 2026. इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या गिवन है? इन्फॉर्मेशन में आपको सेल्स गिवन है, आपको परचेजेस का डेटा गिवन है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का डेटा गिवन है, सैलरीज का डेटा गिवन है, एंड उसके बाद सैलरीज के अंदर हमें कुछ देखने की ज़रूरत है। सैलरीज के अंदर आपको ये बताया गया है 80% आप जो सैलरीज पे कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट लेबर को पे कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। 80% सैलरीज हम डायरेक्ट लेबर को पे कर रहे होते हैं और इसमें से 20% सैलरीज हम इनडायरेक्ट लेबर को पे कर रहे होते हैं। फिर आपको डेप्रीसिएशन के बारे में बताया गया है। डेप्रीसिएशन में से 80% डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन से बिलोंग करती है और 20% अदर से बिलोंग कर रही होती है। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में अगर मैं जाऊँ तो 60% मेरे पास वेरिएबल है, तो रिमेनिंग 40% मेरे पास फिक्स्ड होगी। अदर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में मैं जाऊँ तो 20% मेरे पास वेरिएबल है और 80% मेरे पास फिक्स्ड होगी। रॉ मटेरियल का मुझे ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। सिमिलरली मुझे WIP का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और फिनिश गुड्स का मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री का मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। इन सब के क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है। नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, शायद नीचे प्रोवाइडेड हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर एंड स्पेयर्स अमाउंटेड टू, ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स के क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट मिल गया। ओपनिंग WIP consisted ऑफ 1,00,000 यूनिट्स विच वर 50% कंप्लीट। ओपनिंग WIP के अंदर मेरे पास 1,00,000 यूनिट्स हैं जो मशीन में प्रोसेस में थे और वो 50% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्जन। दोनों के परस्पेक्टिव से वो 50% कंप्लीट है। क्लोजिंग WIP के अंदर हमारे पास 2,00,000 यूनिट हैं जो कि 75% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टेड ऑफ 2 मिलियन एंड 3 मिलियन यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में मेरे पास कितने कितने यूनिट्स प्रोवाइडेड है मुझे ये भी बता दिया गया है। ऑल direct labor and 70% of indirect labor are paid on an hourly basis, while the remaining indirect labor are permanently employed and paid monthly salaries. तो ये पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट लेबर सारे के सारे प्लस 70% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर मेरे पास एक तरह की वेरिएबल कॉस्ट है। तो मतलब इनडायरेक्ट लेबर की 30% मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट में कंसिडर किए जा रहे होंगे। SIL uses FIFO method for inventory valuation. There were no gains or losses during the production process. अब आपको ये सब डेटा देखते हुए क्या करना है, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसान आसान डेटा प्लॉट करते चले जाएंगे लाइन से। Saffron Limited प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 Feb 2026। अब सबसे पहले तो हम इसके अंदर सेल्स रख देंगे। सेल्स का डेटा हमें प्रोवाइडेड है। सेल्स हमें बताई गई हैं कि 300,000 और रुपीज़ इन थाउजेंड में फिगर्स कोटेड है। तो एक काम करते हैं, हम भी रुपीज़ इन थाउजेंड में ही ले लेते हैं, वरना फिगर्स खामखा की बड़ी बड़ी आती रहेंगी। रुपीज़ इन थाउजेंड
अब सेल्स का डेटा है मेरे पास कितना 300,000, सवाल में से मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद अब मैं चलूँगा अगले स्टेप पर, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, विच इज़ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मेरे पास क्या क्या डेटा आ रहा होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मेरे पास क्या पैटर्न होता है, मैं WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग रखता हूँ, मैं फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग रखता हूँ, और मैं रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रखता हूँ, और फिर इन सब के ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेजेस हुए वो भी रखता हूँ। तो फिर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनकर आ जाते हैं। सेम काम मैं यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले मैं WIP का ओपनिंग रख देता हूँ, और फिर मैं रॉ मटेरियल जितना भी कंज्यूम किया मैं उस पर आ जाऊँगा। तो WIP का ओपनिंग है मेरे पास 350, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 350 रुपीज़ एंड 1000 ही चल रही है वर्किंग। फिर उसके अलावा अगली चीज़ है मेरे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब अगला काम मैं ये कर सकता हूँ कि रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जिसकी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, उसमें कितना परचेज़ किया हमने, कितना यूटिलाइज़ किया। हमें यूटिलाइज़ निकालना है तो परचेज़ रखेंगे। अब यूटिलाइज़ निकालने का तरीका क्या होता है, ओपनिंग में परचेज़ ऐड करते हैं और क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास कितना कंज्यूम हुआ है रॉ मटेरियल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं हमारे पास कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। अब आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस रखूँ, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम रखूँ, सॉरी परचेज रखूँ, एंड देन उसके बाद मैं रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको माइनस कर दूँ। ये तो एक तरीका है मेरे पास। दूसरा तरीका है कि सारा काम मैं एक वन लाइन वर्किंग में कर दूँ। क्योंकि ये बात हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, तो मैं इसीलिए इस बात को वन लाइन वर्किंग में कर सकता हूँ। तो मुझे क्या क्या चाहिए सर, मुझे रॉ मटेरियल का ओपनिंग चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज वाला चाहिए, और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। अब रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस मुझे यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, बल्कि मुझे 11.5 मिलियन अलग से प्रोवाइडेड है। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर प्लॉट कर दूंगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ सर, रॉ मटेरियल मेरे पास कंज्यूम हुआ है, ओपनिंग है मेरे पास 10,000, और 85,000 मैंने परचेज़ किया है, और 11,500 मैं रुपीज़ इन 1000 कंसीडर करूँ तो क्लोजिंग है मेरे पास। ये तीनों फिगर्स मैं यहाँ पर कोट कर दूंगा। 10 प्लस 85 माइनस 11.5 और मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि मैंने रुपीज़ इन मिलियन सारी कैलकुलेशन कर ली यहाँ पर। ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा होगा 83,500। ये मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, क्योंकि मैंने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और प्लस परचेजेस यहाँ पर रख दिए थे। अब अगला काम मैं क्या कर सकता हूँ, वापस सवाल की तरफ आते हैं और ढूंढते हैं क्या क्या डेटा अवेलेबल है। स्टोर्स एंड स्पेयर मेरे पास एक तरह से वेरिएबल उसमें आ रहा होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल ओवरहेड्स में कवर हो रहा होता है ये, तो ये डायरेक्टली उससे नहीं कर रहा होता। मैं और मेन चीज़ क्या ले सकता हूँ, पहले मैं लेबर को कंसीडर कर सकता हूँ। लेबर में मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है सर, लेबर में इसने मुझे बताया कि 80% आपके पास डायरेक्ट लेबर आप कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, 80% आप डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये 80% तो मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पर कंसीडर हो जाएगी। इनडायरेक्ट लेबर मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कंसीडर हो रही होगी। तो मेरे पास डायरेक्ट लेबर कितने हैं सर आपके पास, मेरे पास 80,000 की टोटल सैलरीज हैं, इसमें से 80% मेरे पास डायरेक्ट लेबर है। तो 80,000 का 80% अगर मैं निकाल लूँ तो ये मेरे पास आंसर आ रहा होगा 64,000। 64,000 मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बन जाएगी। चलें सर एक और चीज़ टिक कर दें आप, डायरेक्ट लेबर आपके पास हो गए। पूरा टिक नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फिर मैं भूल ना जाऊँ कहीं। अच्छा जी, इसके बाद अब इनडायरेक्ट लेबर मेरे पास रह गए, और इसके साथ स्टोर एंड स्पेयर की कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कवर हो रही होती हैं। तो आइए वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वर्किंग एक कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। वेरिएबल प्रोडक्शन
ओवरहेड्स। अब इस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर एक चीज़ नहीं आएगी, मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। तो वर्किंग नंबर 1 की हेडिंग डाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 1। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी मेरे पास। सर एक चीज़ तो आप सबसे पहले कंसीडर कर लें, इनडायरेक्ट लेबर आवर्स। इनडायरेक्ट लेबर की आपके पास कितनी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट लेबर की मेरे पास कितनी कॉस्ट है? सर इनडायरेक्ट लेबर मेरे पास 20% है। 80,000 का 20% मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। लेकिन मुझे एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि 20% जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर का इटसेल्फ यहाँ पर लिखा था 70% मेरे पास क्या है, आर्ली बेसिस पर पे होता है, और जो रिमेनिंग 30% है वो मेरे पास आर्ली बेसिस पर पे नहीं हो रहा होता। मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको दी जाने वाली कॉस्ट मेरे लिए एक तरह की फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर की जा रही होगी। तो मुझे, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सबसे पहले सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट अलग कर देते हैं, तो अभी क्योंकि मैं वेरिएबल कॉस्ट पे काम कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पे काम कर रहा हूँ, तो इस सूरत में मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। तो मैं 80 मिलियन का 20% लूँगा इनडायरेक्ट लेबर, फिर उसका भी 70% लूँगा जो कि मेरे पास वेरिएबल है। एटी मिलियन का 20% लेंगे हम, और फिर इसका भी 70% लेंगे। ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा होगा 11,200 रुपीज़ इन थाउजेंड बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, इनडायरेक्ट लेबर हो गया मेरे पास। इनडायरेक्ट लेबर में भी अभी मेरे पास पूरा नहीं हुआ, मैं ये कहूँगा कि मेरे पास अभी इसका फिक्स्ड पोर्शन रहता है, तो इन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मुझसे चीज़ें मिस हो सकती हैं पेपर में। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर के अलावा मुझे और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या सामान दिख रहा है? सर डेप्रिसिएशन नहीं, है तो फिक्स में जाएगी। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मेरे पास इसमें कंसीडर होंगे बिल्कुल। अदर मैन्युफैक्चरिंग आपके पास 60% वेरिएबल है, तो 50,000 का 60% मैं अदर मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड कर सकता हूँ। अदर मैन्युफैक्चरिंग, अदर मैन्युफैक्चरिंग में मेरे पास 50,000 का आई गेस 60% था मेरे पास वेरिएबल, बिल्कुल 60% था। 50,000 का मेरे पास 60% वेरिएबल में आ जाएगा, तो 50,000 का 60% मेरे पास बनता है 30,000। ये भी मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कंसीडर किया जा रहा होगा। और इसके अलावा भी मैं इस पर आधा टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से फिक्स एलिमेंट भी अलग करना है। फिर उसके अलावा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये मेरे पास वेरिएबल का पार्ट तो बन रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनेगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कर रहा हूँ फिलहाल, एज आई सेड, तो मैं यहाँ पर पहले इसको कंसीडर नहीं करूँगा, पहले मैं सारी कॉस्ट ऑफ सेल कंसीडर कर रहा हूँ। स्टोर एंड स्पेयर मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है फॉर प्रोडक्शन, तो मैं इसको ज़रूर कंसीडर करूँगा। अब स्टोर एंड स्पेयर के लिए आपको कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास परचेज है, और इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा मुझे? इसका क्लोजिंग बैलेंस मुझे सवाल में गिवन था, विच इज़ 4.58 मिलियन। हियर इट इज़। तो इन तीन वैल्यूज़ को मैं कंसीडर करूँगा, 8,000 प्लस 3,000 माइनस 4,580। चलें इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो मेरे पास 3,000 आ रहा होगा,
और 8,000 आ रहा होगा और 4,580 आ रहा होगा। जब इन तीनों को मुझे 4,580 को माइनस करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास आंसर बन रहा होगा 6,420। फ़िलहाल मुझे यही कॉस्ट याद है, अगर मज़ीद मुझे मिली कोई और कॉस्ट मैं उसको बाद में ऐड ऑन कर लूँगा, क्योंकि मुझे अभी इसमें कोई और कॉस्ट मज़ीद नज़र नहीं आ रही। अदर मैन्युफैक्चरिंग भी मैंने ले लिया, ठीक है। अब बस इसको सम करते हैं। जब मैं इसका सम करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 47,620। ये है मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आइए इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 47,620 47,620 मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ जाएगा। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ सर? फर्दर मैं इसके अंदर ऐड करने के लिए तो कुछ नहीं बचा। हाँ, अलबत्ता मुझे कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी इसमें से। माइनस क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान रहे कि कुछ चीज़ों का क्लोजिंग स्टॉक आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, जैसे रॉ मटेरियल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स का। तो ध्यान रहे कि ये आप दोबारा से कैलकुलेट ना कर जाएं गलती से। फिर आप इसके अंदर WIP का इफेक्ट अभी तक आपने नहीं लिया। WIP का क्लोजिंग स्टॉक, WIP के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो आपको सवाल में गिवन थी, जो कि इन 100 यूनिट्स का 50%, लेकिन 2 लाख यूनिट्स का 75% जो कंप्लीट हो चुका है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन। अब ये वैल्यू हम निकाल रहे होंगे आपके प्रोसेस कॉस्टिंग वाले दिमाग के साथ। जब आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था तो उस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमने जितना भी प्रोडक्शन पर खर्चा हुआ था उसको हमने डिवाइड किया था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, और हमें पर यूनिट रेट पता चल गया था। वो पर यूनिट रेट हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि WIP की वैल्यू क्या बन सकती है। तो सबसे पहले हमें वो रेट मालूम करना पड़ेगा, फिर हम फर्दर कोई काम कर सकते हैं। तो आइए वो रेट मालूम कर लेते हैं अगले स्टेप के अंदर। एक वर्किंग नंबर 2 अपने पास खोलते हैं जिसमें हम लोग रेट मालूम कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का रेट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास खर्चे कितने हुए हैं टोटल प्रोडक्शन के अंदर। सर अब देखा जाए तो मैं यहीं से वो खर्चे पिक कर सकता हूँ, मैं वो खर्चे यहीं से पिक कर सकता हूँ। चलें आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से कौन कौन से खर्चे हमारे लिए रेलिवेंट है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, ये मेरे पास एक रेलिवेंट खर्चा है जो मैं इसमें ऐड करूँगा 83,500, प्लस डायरेक्ट लेबर का खर्चा जो आपने किया प्रोडक्शन से बिलोंग करता है 64,000, और इसके अलावा आपने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो इनकर किए। ये 3 खर्चे ऐसे हैं जो आपने प्रोडक्शन के लिए मेनली इनकर किए। अब जो ओपनिंग है वो आप इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आप ओपनिंग के यूनिट्स को भी कंसीडर नहीं कर पाए। हाँ, अगर आप इसमें ये खर्चा शामिल कर लेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको ओपनिंग के यूनिट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास कितनी है सर? ये है मेरे पास तकरीबन 83,500, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा 64,000 प्लस 47,620। इन तीनों का सम करेंगे तो 195 120 आपके पास आंसर आएगा। ये है आपके पास टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। अब सवाल अगला उठेगा कि आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो भी आपको सवाल में नहीं गिवन आसानी से। तो अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकालेंगे सर? अगेन ऑप्शन है आपके पास कि आप एक वर्किंग भी कर सकते हैं, एक 1 लाइन वर्किंग भी कर सकते हैं और एक डिटेल वर्किंग भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डिटेल वर्किंग करके दिखाऊंगा,
क्योंकि हमारा मकसद इस सवाल को सही से समझना है। अगर किसी को ये बात समझ में आ जाए तो वो पेपर में डायरेक्ट वर्किंग भी कर सकता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मुझे कैसे पता चलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि मैंने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए। इसके लिए मैं यूनिट्स सोल्ड आइडेंटिफाई कर लूँगा। सवाल में गिवन था ये 25 मिलियन, मतलब 25,000। क्योंकि हम रुपीज़ इन थाउजेंड बात कर रहे हैं तो यहाँ भी थाउजेंड्स में ही डील कर लेते हैं। 25,000 यूनिट्स आपने बेचे। इसके अलावा आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आप प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो आप इसके अंदर क्लोजिंग को ऐड कर देंगे। और क्लोजिंग भी कौन से वाले? क्लोजिंग भी फिनिश गुड्स वाले। और ओपनिंग क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग स्टॉक से पर्टेन करता हुआ डेटा आप इसमें क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ओपनिंग फिनिश गुड से पर्टेन करता हुआ डेटा आप इसमें से लेस कर देंगे। चलें क्लोजिंग ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। 3,000 यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग के हैं, 2,000 यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग के हैं, फिनिश गुड्स के। 3,000 ऐड कर दूंगा, 2,000 लेस कर दूंगा। ये सब करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सर 26,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए। 26,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए। इसके अंदर WIP का भी कुछ इफेक्ट आ रहा होगा। कुछ मेरे पास ओपनिंग WIP होगा, कुछ मेरे पास क्लोजिंग WIP होगा। तो आइए देख लेते हैं कि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है। सेम इफेक्ट रहेगा, क्लोजिंग ऐड कर देंगे, ओपनिंग लेस कर देंगे। ओपनिंग कितना है पहले? 350। लेकिन ये रुपीज़ में है, मुझे 350 नहीं चाहिए, मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी मुझे गिवन थी ओपनिंग WIP की 1,00,000 यूनिट्स, जो कि 50% कंप्लीट है। तो मतलब 1,00,000 का 50% मैं माइनस कर दूंगा। और क्लोजिंग में थे मेरे पास 2,00,000 यूनिट, 75% के हिसाब से इनको मैं ऐड कर दूंगा। तो मुझे ओपनिंग WIP को मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। वो भी कितने अमाउंट से? सर मैं लेस कर दूंगा 1,00,000 यूनिट से, अब 100 को 50%, क्योंकि मैं थाउजेंड में डील कर रहा हूँ। तो तकरीबन 50 माइनस कर दूंगा। और क्लोजिंग WIP में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। 2,00,000 का 75%, 2,00,000 का 75% आपके पास तकरीबन 1,50,000 का आंसर आ रहा होगा। इसको मैं ऐड कर दूंगा। इन तीनों का सॉल्यूशन आपके पास बनेगा 26,100। ये है मेरे पास 26,100 यूनिट्स। क्या? इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो 26,100 यूनिट से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा खर्चे को। तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। पर यूनिट मेरे पास आ रही होगी 7.475, 476 कर लेते हैं इसको, बहुत है। पर यूनिट, ये है मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट। अब इस पर यूनिट के ऊपर ही मैं क्लोजिंग स्टॉक के WIP को भी वैल्यू कर रहा हूँ, और क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास फिनिश गुड्स में आ रहा होगा मैं उसको भी इसी पर वैल्यू कर रहा हूँ। क्योंकि याद करें प्रोसेस कॉस्टिंग, मैं जो EPU के थ्रू रेट निकालता था उसी रेट पर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहा होता था। और जब मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी पढ़ा था तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर मैं क्लोजिंग रेट के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर रहा होता था। ठीक है, अब अगला काम करते हैं हम लोग यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल लिए हमने। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल लिए। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकालने के बाद मुझे यहाँ पर पता करना था क्लोजिंग WIP, जिसके लिए मैंने ये सारा काम किया। तो क्लोजिंग WIP की यूनिट्स मुझे पता है 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, और इनका रेट क्या है? 7.476। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा तकरीबन 1,100
21, इसको मैं माइनस कर दूंगा यहाँ से। मुझे उम्मीद है 4 नहीं लग रहा होगा, ये 21 है। 1121 में इसमें से माइनस कर दूंगा। इसके बाद मुझे इसमें और क्या एडजस्ट करना है, मुझे इसके अंदर मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग WIP का इफेक्ट ले लिया, रॉ मटेरियल का इफेक्ट ले लिया। मैंने इसके अंदर फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग का इफेक्ट नहीं लिया। तो चलें इसके अंदर फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग का इफेक्ट ले लेते हैं। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड हो जाएंगे आपके पास कितने से, सर सवाल में ही गिवन है ओपनिंग तो मेरे ख्याल से, और ओपनिंग है आपके पास 14,000। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स मेरे पास इसमें से लेस हो जाएंगे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स मैं इसमें से लेस कर दूंगा, वो कितने से, सर उसकी मुझे वैल्यू नहीं गिवन, मुझे यूनिट्स गिवन है। अगेन मुझे उन यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट्स है मेरे पास 3,000, मतलब 3 मिलियन यूनिट्स हैं, उनको मैं उसी रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 7.476। अगर किसी को ये वर्किंग देखनी हो तो वर्किंग नंबर 2 में चला जाओ। सेम फॉर हेयर। और इसका आंसर मेरे पास आ रहा होगा तकरीबन 22,428। इसको मैं माइनस कर दूंगा। मेरे हिसाब से मैं सारी वर्किंग्स को अकाउंट फॉर कर चुका हूँ। और अब जो मेरे पास आंसर आ रहा होगा वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। तो आइए इन सब को रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। 350, 83,500, 64,000 और 64,000 प्लस 47, 620 माइनस 1121 प्लस 14,000 माइनस 22,428, 185,921। ये आ रही है मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल 185,921। ये है मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। और जब मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, मतलब 3 लाख में से, तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 1,14,000, 1,14,079, 1,14,079 मेरे पास इसका आंसर आ रहा होगा। ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्ट की हैं तो इसको मैं कह रहा हूँ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगला काम मुझे इसमें से क्या करना है, अगर मैं इसमें से कुछ और वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल दूँ तो मेरे पास एक अदद नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो आइए अब कुछ और अगर मेरे पास वेरिएबल बचा है तो वो भी निकाल देते हैं। सर कुछ और वेरिएबल में मेरे पास अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ही रह गए हैं, बाकी बाकी तो सब फिक्स खर्चे हैं। बिल्कुल, ये भी हो गया है। 20% वेरिएबल है इसके अंदर, 30,000 में से 20% वेरिएबल है। 30,000 में से 20% मेरे पास वेरिएबल है, तो आइए उनको एडजस्ट कर लेते हैं। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कितना है सर मेरे पास, 30,000 का 20%, ये है मेरे पास वेरिएबल। 30,000 का 20% मेरे पास आ रहा होगा तकरीबन 6,000। ये भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा होगा एक अदद नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और वो होगा मेरे पास तकरीबन 1,08,079। अब अगर मैं इसमें से फिक्स खर्चे भी निकाल दूंगा तो मेरे पास जो बचेंगे वो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचेगा। तो चलें हम इसमें से फिक्स खर्चे भी अलग कर देते हैं।
फिक्स्ड कॉस्ट में मेरे पास क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। सर फिक्स कॉस्ट में मेरे पास कुछ कॉस्ट है ये इनडायरेक्ट लेबर में से जो बची थी 30%, फिर कुछ डेप्रिसिएशन है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से है, कुछ एडमिन एंड सेलिंग से। तो मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ अपनी फिक्स कॉस्ट को, एक प्रोडक्शन से और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। अगेन मैं यहाँ पर दोबारा से वन लाइन वर्किंग कर सकता हूँ, मगर बेहतर है कि आप लोग वर्किंग शो करवा दें। एक मैं प्रोडक्शन को दे सकता हूँ और एक मैं सेलिंग एंड एडमिन को दे सकता हूँ। सर मैं वर्किंग 3 तक कर चुका हूँ, तो वर्किंग 4 और वर्किंग 5। मेरे ख्याल से सेलिंग एंड एडमिन में वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैंने जस्ट हेडिंग डाल ली है। लेकिन ये काम बगैर वर्किंग के हो सकता है क्योंकि उसमें छोटी सी वर्किंग होगी। प्रोडक्शन की फ़िक्स कॉस्ट, चलें प्रोडक्शन की फ़िक्स कॉस्ट निकालते हैं। प्रोडक्शन की फ़िक्स कॉस्ट में मुझे पहले तो याद पड़ता है इनडायरेक्ट लेबर, ये एक बहुत बड़ा मसला मेरे मुझे याद पड़ रहा है, ऐसा कुछ था, बहुत बड़ा मसला, वैसे ही कह रहा हूँ, कैलकुलेशन को ऐसी नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर में मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी। इनडायरेक्ट लेबर में मेरे पास 80 मिलियन का 20% इनडायरेक्ट लेबर है, और उसका 70% आर्ली बेसिस पे था, तो 30% मेरे पास फिक्स हुआ। तो 80 का 20% और उसका 30%, तो 80,000 का 20% और इसका 30%। जब इन तीनों को रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 4,800 रुपये। ठीक है, फिर इसके अलावा मुझे याद पड़ता है एक अदर डेप्रिसिएशन थी, ये भी प्रोडक्शन से बिलोंग करती है और ये फिक्स कॉस्ट है। अब डेप्रिसिएशन कुछ प्रोडक्शन से बिलोंग करती है और कुछ प्रोडक्शन से बिलोंग नहीं करती। जो प्रोडक्शन वाली है वो प्रोडक्शन में रख देना, और जो प्रोडक्शन से बिलोंग नहीं करती उसको अदर सेलिंग उसमें डाल देना। तो 80% प्रोडक्शन से बिलोंग करती है, 20% अलग से। तो 20 मिलियन का 80% प्रोडक्शन को चार्ज कर दो, 20 मिलियन का 80% प्रोडक्शन को चार्ज कर देंगे। इसका आंसर आएगा मेरे पास 16,000। फिर मेरे पास कुछ अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे फिक्स्ड में, मुझे याद है, जिस पर मैंने मार्क भी लगाया हुआ था। डेप्रिसिएशन मेरे पास आधी हो गई है, 20% वेरिएबल था, इसमें से 80% मेरे पास फिक्स्ड है, तो तकरीबन 30 मिलियन की कॉस्ट है। तकरीबन 30 नहीं, 30 तो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग है, सॉरी, अदर मैन्युफैक्चरिंग है 50 मिलियन की। 50 मिलियन की है इसका 40%, 50 मिलियन का 40% मेरे पास अदर मैन्युफैक्चरिंग में कवर हो रहा होगा। 50 मिलियन का 50 मिलियन का 40% अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे पास आ रहा होगा 20,000। सर प्रोडक्शन के अंदर मेरे पास टोटल खर्चा बन रहा है तकरीबन 40,800 का। 40,800 मैं प्रोडक्शन में रिकॉर्ड कर देता हूँ। अब सेलिंग एंड एडमिन में कुछ रह गया है, जब सबकी वर्किंग की है तो एक उसकी भी कर लेते हैं मालिक। सेलिंग एंड एडमिन के अंदर मेरे पास एक तो डेप्रिसिएशन याद है ये, क्योंकि 80% किया है मैंने, 20% इसका रहता है अभी। तो डेप्रिसिएशन मेरे पास 20,000 का
20% तकरीबन ये बनता है 4000। और इसके अलावा मेरे पास सवाल देख लेते हैं, शायद कुछ हो। सर सेल हो गई, सैलरीज मैंने सारी कर ली, 20% का 70 भी कर लिया और 30 भी कर लिया, डेप्रिसिएशन भी मैंने सारी कर ली, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी मैंने सारे कर लिए, अदर एडमिनिंग एंड सेलिंग रह गए थे। अदर एडमिनिंग सेलिंग मेरे पास 20% वेरिएबल थे और इसमें से 80% जो फिक्स थे मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किए थे, उन पर टिक गलती से लगा दिया था। तो 30,000 का 80%, 30,000 का 80% अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो मेरे पास आ रहा है तकरीबन 24,000, 28,000 रुपये मेरे पास सेलिंग एंड एडमिन के फिक्स्ड खर्चे आ रहे होंगे। जब इनको रिकॉर्ड करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा तकरीबन 39,279। ये है मेरे पास नेट प्रॉफिट। अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर मैंने जितने भी फिक्स खर्चे हैं वो मैंने पीरियड की कॉस्ट बनाई है, ना कि मैंने उसे प्रोडक्ट का पार्ट बनाकर डिफरेंट पीरियड में, जिस पीरियड में वो सेल हुई उसमें रिकॉर्ड किया। बल्कि जो फिक्स खर्चे, जितने भी फिक्स खर्चे हैं वो जिस पीरियड में इनकर हुए मैंने उस पीरियड के अंदर उसे रिकॉर्ड कर लिया। जबकि अगर ये एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग होती तो मैं इसका उल्टा काम करता, फिक्स खर्चों को प्रोडक्ट का पार्ट बनाता और फिर प्रोडक्ट जब सेल होती तो फिर वो खर्चा भी पीएनएल के अंदर राउट हो रहा होता, और जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं होती तब तक वो खर्चा इन्वेंट्री में एज एन एसेट पड़ा रहता। तो दोनों हमारे पास कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी और सवाल में इसी पास पेपर की मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।